हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर एरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आपका केमिकल बॉन्डिंग न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको 2 लेक्चर पढ़ा दिए। आज लेक्चर 3 है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर में आपको ये होता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको बनाना नहीं आता, और उससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर आप फाइंड आउट करोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, या बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे उनका पता लगाओगे, है ना, या फिर बॉन्ड लेंथ का आप कैसे आइडिया लगाओगे। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो लुईस स्ट्रक्चर से आपको इस बात का आइडिया लगेगा कि बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चंस आते हैं, बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर इस बात का आइडिया लग जाएगा आपको। किस तरह से बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, फॉर्मूला क्या है, किस तरह से क्लियर होगा आपका ईच एंड एवरी पॉइंट, वो हम देखते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया था, सारी बात बताई थी। केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है, और क्या क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी गेन करने के। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड भी मैंने आपको बता दिए थे, राइट। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आप कैसे फाइंड आउट करोगे ये भी बताया था। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आप कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे निकालोगे, और साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे निकालोगे। वैलेंसी के बारे में बताया था, कोवैलेंसी के बारे में बताया था, मतलब जितने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसे कोवैलेंसी कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का भी आपको आइडिया दिया था। परमानेंट चार्ज होता है किसी भी एटम पर मॉलिक्यूल के अंदर, उसे आप क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। आज हम बात करेंगे लुईस स्ट्रक्चर की। ये ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है, मतलब ये कहता है कि हर एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इस पर बेस्ड है क्या, लुईस स्ट्रक्चर। तो चलिए बात कर लेते हैं लुईस स्ट्रक्चर की। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लुईस स्ट्रक्चर। देखिए, जब भी हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, जब भी आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन आपको रखना है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। मतलब ये अचीव करते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि आपको पता है, नोबल गैस में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह हर एक एटम अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, ऑक्टेट अचीव करता है, तो वो स्टेबिलिटी गेन करता है। लुईस कॉन्सेप्ट ये है। अब लुईस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कैसे वो देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला है N1 N2 N3 एंड N4। हम निकालेंगे कैसे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इस वैल्यू से हमें बॉन्ड, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं और कितने लॉन पेयर है उसका आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ये देखने के लिए कि मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो सही है या नहीं है, उस पर चार्ज कितना है। फॉर्मल चार्ज निकालकर फिर हमें एक अच्छा सा लुईस स्ट्रक्चर मिल जाता है, जो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है किसी भी मॉलिक्यूल का। देखिए यहाँ पर इसके ड्रॉबैक हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना सिखा रही हूँ। N1 हम कैसे निकालेंगे, देखिए N1 निकालने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल का हम लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहाँ पर N1 निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम है उस मॉलिक्यूल में, सपोज CO2 का मैं लुईस स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो यहाँ पर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन ऑक्सीजन के पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करोगे। कार्बन के पास 4 होंगे, ऑक्सीजन के पास 6 होंगे, ट्रिक बताई थी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, तो वह आप लेक्चर देख लेना, अभी मैं आपको आगे और बता दूंगी। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, तो स्ट्रक्चर ही नहीं बन पा रहा। चलिए मैं बता दूंगी आगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम निकाल लिया। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ पर H3O पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज, या नेगेटिव चार्ज जैसे NO2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दो, प्लस लगाए यहाँ पर। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम में से माइनस कर दोगे, घटा दोगे। नेगेटिव है तो प्लस कर दो, पॉजिटिव है तो माइनस कर दो, किस में से, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स है। N2 कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर अदर एटम्स हैं
है ना, जितने भी अदर एटम्स है ऑल अदर एटम उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन एटम को, जितने भी हाइड्रोजन एटम है 1 2 3 कितने भी हैं 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है तो नहीं रखेंगे, सिर्फ इतने से ही काम हो जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पर CO2 है, कितने एटम है यहाँ पर, 3 एटम है टोटल, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 3 इंटू 8 कर देंगे 24 आ जाएगा N2 की वैल्यू। N3 देखिए N2 माइनस N1, आपको क्या करना है N3 निकालने के लिए N2 माइनस N1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। शेयरिंग से क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर मैं 2 से डिवाइड दे दूं, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो 2 से डिवाइड दे दो आप, आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिल जाएंगे। N4 देखिए N1 माइनस N3, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N4 क्या बता रहा है, N1 में से आप N3 को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ लॉन पेयर। 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक लॉन पेयर बनाते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ लॉन पेयर आपको मिल जाएगा। तरीका क्या है याद रखने का वो देखिए। N1 आपको पता है, फॉर्मूले से आप पता है ना, लगा लोगे कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। अगर पॉजिटिव है तो माइनस कर दो, नेगेटिव चार्ज है तो उसे प्लस कर दो, तो आपको N1 मिल गया। N2 अगर सारे एटम्स है हाइड्रोजन को छोड़ के तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हाइड्रोजन है तो क्या करोगे आप, तो क्या करोगे, हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दोगे, हाइड्रोजन नहीं है तो रहने देंगे, सिर्फ इतने फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर N3 निकालना है तो आपको क्या करना है, N2 माइनस, यहाँ पर देखो N1, N2 माइनस N1, और अगर N4 निकालना है तो यहाँ पर N1 माइनस N3। इस तरह से आप याद रखो, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आप इस फॉर्मूले से किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लॉन पेयर्स निकाल रहे हो। अब जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लॉन पेयर निकाल लिया हमने मॉलिक्यूल्स के, अब हमें कैसे पता चलेगा ये हमारे स्ट्रक्चर सही है या गलत है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर या किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा, ये हमें फॉर्मल चार्ज से पता चलेगा। फॉर्मल चार्ज से हम आइडिया लगाते हैं, हमें पता चलता है कि लुईस स्ट्रक्चर ये सही है या गलत है। क्लियर हो गया फॉर्मल चार्ज हम क्यों निकाल रहे हैं। फॉर्मल चार्ज होता क्या है वो देखिए, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल है, असाइन टू मतलब रियलिटी में नहीं है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है ये, है ना, हाइपोथेटिकल चार्ज असाइन टू एन एटम, चार्ज है ये असाइन है एक एटम पर इन अ मॉलिक्यूल, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है। अब देखिए ये फॉर्मल चार्ज किसके लिए निकालते हैं, सिर्फ कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे। आयनिक मॉलिक्यूल या आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मल चार्ज नहीं होता है, उस पर प्योर चार्ज आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2, और यहाँ पर माइनस है, U का मतलब है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, S का मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर ये बॉन्ड है। अगर आप बॉन्ड कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू बॉन्ड लिख सकते हो 1 2 3 4 जितने भी बॉन्ड है डायरेक्ट लिख सकते हो, तो अभी लिख लेना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2 नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताते हैं। ऐसे मत करो तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कंफ्यूज हो रहे हो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2 कर देना, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, आपने क्या किया, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लिया, फिर आप क्या करोगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे, फिर आप इस फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले में पुट करोगे। फॉर्मल चार्ज सही भी निकल सकता है गलत भी निकल सकता है, तो आप करोगे क्या, लुईस स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है,
तो यहाँ पर देखिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपको पता चल गया बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो आप बॉन्ड को काउंट कर लोगे, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लोगे जो बॉन्ड बना रहे हैं, और 8 में से माइनस कर दोगे। लुईस स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है, तो हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये काम करना है, ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन करोगे। अलग से अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने बैठ गए तो फॉर्मल चार्ज गलत निकल सकता है, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो हमेशा सही निकलेगा। तरीका मैंने आपको बता दिया, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन करना है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, फॉर्मल चार्ज का ये फॉर्मूला है। इस तरह से आपको पता चल गया फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, v माइनस एस बाई टू माइनस यू। अब हम बात कर लेते हैं लुईस स्ट्रक्चर की, कैसे फॉर्मेशन करोगे लुईस स्ट्रक्चर की। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करना होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल दिया है COCl2, इसमें ये मॉलिक्यूल है ना, ये पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है। तो आप सेंट्रल एटम को कैसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर तीनों में से कोई भी हो सकता है सेंट्रल एटम, तो कौन सा होगा वो देखिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पीरियोडिक टेबल से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पता है, कौन से एटम की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये आपको पता है। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए सेंट्रल एटम, वो होगा बीच में जो एटम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। तो ये कैसा होना चाहिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। एक्ट एज ए सेंट्रल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आप सेंट्रल एटम नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि ये एक बॉन्ड बनाता है, और सेंट्रल एटम एक से ज्यादा बॉन्ड बनाना चाहिए, तभी तो वो डिफरेंट एटम से जुड़ेंगे। एक ही बॉन्ड बना लेंगे तो फिर कैसे सेंट्रल एटम बन पाएगा। अब यहाँ पर देखो कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इसमें से कौन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन, और साइज भी स्मॉल है, तो यहाँ पर कार्बन जो है ये क्या है, सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन का साइज कार्बन से और ज्यादा स्मॉल होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन जो है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पर N1 निकालते हैं पहले, ठीक है, ये सेंट्रल एटम हो गया कार्बन। अब देखिए N1, N2, N3, N4 मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ इस मॉलिक्यूल के लिए। आगे जितने भी लुईस स्ट्रक्चर बताऊंगी उसमें मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करवाऊंगी, और फॉर्मूले सेम है, आप निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल है COCl2। यहाँ पर सबसे पहले हमें N1 निकालना है। N1 निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, तो कार्बन के 4 होते हैं। मैंने आपको ट्रिक निकाल बताई थी ना, ट्रिक क्या बताई थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ऐसे निकालोगे आप। जैसे यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिख दिए, जैसे यहाँ पर लिथियम है, ये बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, उसके बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। इसके नीचे इनके ग्रुप एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप एलिमेंट और ऊपर वाला जो इनका एलिमेंट है, टॉप पे जो एलिमेंट है उसका सेम होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है तो सल्फर के भी 6 हुए, नाइट्रोजन के 5, नाइट्रोजन से नीचे फास्फोरस है, तो सबके जितने भी ग्रुप में एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, उन सबके कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इस ट्रिक से आप याद रखोगे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको करना क्या होता है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लिख लो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करते चले जाओ 8 तक। नोबेल गैस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है 8 होते हैं, सिंपल। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 प्लस। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन के पास
2 क्लोरीन है और एक क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हेलोजन के पास 7 होती है, राइट। कोई भी चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, डायरेक्ट इसको ऐड कर लेते हैं। 2 7 जा 14 और यहाँ पर ये 10, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन्स। N1 कितने आया? 24, इतना निकल के आया। N2 देखिए, अब यहाँ पर N2 कैसे निकालोगे? यहाँ पर कोई हाइड्रोजन एटम है नहीं है, हाइड्रोजन एटम होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर डिफरेंट एटम्स है, 1 2 3 4 है ना, 2 क्लोरीन है और 2, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 4 एटम है, तो यहाँ पर करेंगे कि 8 इंटू 4, नंबर ऑफ एटम इंटू 8, तो यहाँ पर कितना आया? 32 इलेक्ट्रॉन्स, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर N3 कैसे निकालोगे? N3 निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? N2 N3 को आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर देखिए N2 माइनस N1 करना है, आपको N3 मिल जाएगा। क्या करना है? N2 माइनस N1, मतलब 32 माइनस 24, 32 माइनस 24, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई 8। अब हमें क्या करना होता है? N3/2 करेंगे, ये तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, ये क्या है? 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताते हैं अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? N3/2 करोगे तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स है। तो COCl2 में कार्बन सेंट्रल एटम है, ये आपको पता चल गया। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? सेंट्रल एटम ही तो बॉन्ड बनाता है, उससे चारों तरफ साइड एटम जुड़े हुए होते हैं, तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर N4 की। N4 आप कैसे निकालोगे? मैंने आपको कैसे बताया था? N1 माइनस N3, ऐसे करके आप निकालोगे, मतलब 24 माइनस 8, 24 माइनस 8, तो यहाँ पर कितने बचे? 16, 16 का डिवाइड आप 2 से कर दोगे तो आपको यहाँ पर 16 क्या है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिवाइड आप 2 से दोगे तो आपको लॉन पेयर मिल जाएंगे, 8 लॉन पेयर, 8 लॉन पेयर है ना। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक लॉन पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला? 8, यहाँ पर देखो 4 बॉन्ड है, COCl2 में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और COCl2 पूरे मॉलिक्यूल्स के अंदर 8 लॉन पेयर है। इस बात का आपको आइडिया लग गया इस फॉर्मूले से। चलिए आप स्ट्रक्चर देख लेते हैं। COCl2 कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2, देखो यहाँ पर Cl है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, बाकी सब क्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंसी के अकॉर्डिंग होता है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कोवेलेंसी बताते हैं। आगे और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझो कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 क्लोरीन के साथ और 2 ऑक्सीजन के साथ। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पर जो लुईस स्ट्रक्चर है ये आपको ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताएगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या है, इसका कोई आइडिया नहीं देता, सिर्फ आपको नंबर ऑफ बॉन्ड बताएगा, लॉन पेयर बताएगा, ठीक है। फॉर्मल चार्ज का आइडिया देगा, बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लोगे, बॉन्ड लेंथ निकाल लोगे, इतना ही आइडिया लगता है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री शेप के बारे में कोई बात नहीं करता लुईस स्ट्रक्चर, ये ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक में मैं आपको बताऊंगी, ओके, लुईस स्ट्रक्चर की। अब देखिए यहाँ पर कितने, यहाँ पर लॉन पेयर है, 8 लॉन पेयर्स है। तो यहाँ पर देखिए हर एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है? 8 इलेक्ट्रॉन करना है, बस सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर कार्बन के पास भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है इसके पास, इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो फॉर्मल चार्ज जब आप ओवरऑल मॉलिक्यूल का निकालोगे तो सारे एटम के पास 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आप निकालोगे, फॉर्मल चार्ज आप निकाल लेना,
देखो कैसे निकालोगे आप, आराम से निकाल लोगे। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड्स का है ना आइडिया हमें पता चल जाता है। सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होता है किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम क्या होगा। सेंट्रल एटम हमने देख लिया, फिर उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, फिर नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर्स उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे। इतना हमें पता चल गया लुईस स्ट्रक्चर में। अब हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, मतलब किसी भी एटम के पास कोई भी हाइपोथेटिकल चार्ज है या नहीं है, प्लस माइनस या जीरो, तो हम वो निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज। देखिए यहाँ पर फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज का। अब यहाँ पर देखिए ये क्लोरीन फर्स्ट है, यहाँ पर ये क्लोरीन सेकंड है। ये नेम लिख दिया मैंने, है ना, इसका नाम रख दिया ताकि हम क्लोरीन में कंफ्यूज ना हो फॉर्मल चार्ज निकालते वक्त। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज क्लोरीन का। तो यहाँ पर क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हेलोजन फैमिली का मेंबर है। माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2। एक बॉन्ड बना रहा है तो 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने बॉन्ड बनाएगा उससे डबल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 से डिवाइड कर देंगे। माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे, 2 शेयर्ड है तो 8 माइनस 2 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे निकाल। तो फॉर्मल चार्ज क्लोरीन पे कितने निकल के आया, यहाँ पर ये 1 0, यहाँ पर 0 निकल के आया। फर्स्ट वाली क्लोरीन पे हमने निकाला, फॉर्मल चार्ज 0 निकल के आया। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्लोरीन पे, ये फर्स्ट क्लोरीन की बात करेंगे, सेकंड क्लोरीन पे फॉर्मल चार्ज क्या निकल के आएगा, सेम है, सेम स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर भी 7 माइनस 2 बाई 2 माइनस 6, तो यहाँ पर भी 0 निकल के आएगा। सेम लॉन पेयर सेम बॉन्ड है ना, कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना निकल के आएगा। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं माइनस। अब यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 2 बॉन्ड बना रहे हैं, और 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बॉन्ड 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड के अंदर, तो यहाँ पर 4 बाई 2 माइनस। अब यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 शेयर्ड है, तो 8 माइनस 4 4 अनशेयर्ड हुए। तो यहाँ पर देखिए ये 2 आ रहा है और यहाँ पर ये भी 0 आएगा, 6 माइनस 6 0। अब कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन पर फॉर्मल चार्ज कितना निकल के आया है, कार्बन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, और यहाँ पर देखिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन। ये कार्बन 4 बॉन्ड ही तो बना रहा है, तो 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो अनशेयर्ड कितने होंगे, 8 माइनस 8 0। तो यहाँ पर देखिए कार्बन पर भी 0 निकल के आया फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पर ओवरऑल मॉलिक्यूल पर तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पर जितने भी एटम है सब पे जो चार्ज निकल के आया फॉर्मल चार्ज, वो क्या है 0। तो यहाँ पर सब पर 0 निकल के आया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फॉर्मल चार्ज निकालने। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। ये फॉर्मल चार्ज आपने निकाल लिया, आपको आइडिया लग जाए कि किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है या 0 चार्ज है, न्यूट्रल है। इस बात का आपको लुईस स्ट्रक्चर में लग गया। तो यहाँ पर ये लुईस स्ट्रक्चर है किसका, COCl2 का। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की। COCl2 में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे NO2 नेगेटिव की। NO2 नेगेटिव है, सेकंड ये एग्जांपल है आपका जिसका लुईस स्ट्रक्चर हम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आप N1 N2 N3 N4 ये वैल्यू निकालेंगे तो N3 की वैल्यू निकल कर आएगी, 3 बॉन्ड्स होंगे। और N4 में जब आप निकालोगे तो इसमें कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, N4 की वैल्यू में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फिर उसको आप 2 से डिवाइड दे दोगे, तो यहाँ पर लॉन पेयर निकल के आएंगे 6। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है और 6 लॉन पेयर है यहाँ पर। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आप निकालना सीख गए, हर बार मैं आपको निकाल कर बताऊंगी, लेक्चर बहुत
लॉन्ग हो जाएगा ना, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी लेक्चर की। तो यहाँ पर 3 वोल्ट आप निकाल लोगे, 6 लॉन पेयर निकाल लोगे। तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो आप प्लस कर देना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जब आप N1 निकालो। अब देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यही तो सेंट्रल एटम होगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन। कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। देखिए यहाँ पर एक और 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लॉन पेयर कितने हैं? यहाँ पर लॉन पेयर कितने हैं? 6। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन करना है। जब भी लॉन पेयर लिखूंगी आप क्या करोगे? 8 इलेक्ट्रॉन कर दो हर एक एटम के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर हो गए। अब देखिए यहाँ पर 4 बॉन्ड भी हो गए इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कितने हो गए? 6 लॉन पेयर। 1 2 3 4 5 6 लॉन पेयर हो गए। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा जब आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे। इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। देखो काउंट करो, यहाँ पर एक ग्रीन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7, और ये जो है 8। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आया है, एक इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ओवरऑल। नेगेटिव में एक अलग से इलेक्ट्रॉन मत ऐड कर देना। नेगेटिव चार्ज की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, इस नेगेटिव को और एक्स्ट्रा मत जोड़ लेना, तो फिर तो 9 हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों बनेगी? आपको पता है रेजोनेंस किसमें पाया जाता है? रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? अगर डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो रेजोनेंस हो सकता है, होता है। डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो रेजोनेंस होगा। डबल सिंगल डबल अभी भी रेजोनेंस होगा। डबल सिंगल और यहाँ पर ये लॉन पेयर, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? देखो यहाँ पर नेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, ये वाली कंडीशन है। नेगेटिव सिंगल डबल, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसके? NO2 नेगेटिव के, राइट। तो यहाँ पर ये अगर नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सेम ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर से ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर से रियल स्ट्रक्चर निकल के आता है जो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। वो ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं इस ऑक्सीजन पे है और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों ऑक्सीजन पे, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। मतलब एक ऑक्सीजन पे ये -12 है। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे है और ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे भी आ रहा है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज है दोनों ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? -12 नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे है। और यहाँ पर देखिए ये जो पाई बॉन्ड है ये भी तो शिफ्ट हो रहा है, कभी इधर है तो कभी इधर है, ये पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर इस तरह से डॉटेड लाइन से शो कर दिया, मतलब एक पाई बॉन्ड 2 जगह जा रहा है, 2 एनो एटम के बीच में आ रहा है ना, एनो एटम के बीच में ये पाई बॉन्ड आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है।
तो इसका मतलब आधा आधा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए डॉटेड लाइन से दिखा दिया है। ये रियल स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या रियल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, आपसे क्या कहेगा NO2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो आप कैसे निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर। देखिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, आपको मॉलिक्यूल मिल गया, उसमें दो बॉन्ड है ना, आपको क्या मिल गया, मॉलिक्यूल मिल गया। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं, ये आपको पता है। अब दो एटम आपने पकड़ लिए, दो एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा उस मॉलिक्यूल का। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, दो एटम है हाइड्रोजन, यहाँ पर एक बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, वन। ऑक्सीजन O2 में क्या होता है, H2 है, ये O2 है, ये N2 है, ये मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड है, दो कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब बॉन्ड ऑर्डर दो है। N2 मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन के एटम के बीच में तीन कोवेलेंट बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो यहाँ पर इस तरह से आप कोवेलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे दो एटम के बीच, उतना बॉन्ड ऑर्डर होगा उस मॉलिक्यूल का। बट अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया NO2 नेगेटिव का आप बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो यहाँ पर आप फंस गए। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है NO2 नेगेटिव की, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो कैसे निकालोगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इम्पोर्टेंट है, और डिवाइड करना है जितने टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। NO2 नेगेटिव में आपने देखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल 2 बन रहे हैं, 2 से डिवाइड दे देंगे। बट हमें ये भी तो देखना है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ देखो दो एटम ले लिए, यहाँ पर ये दो एटम ले लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, तो यहाँ पर और मतलब दो बन रही है, किसी में तीन बनती है। NO2 नेगेटिव में दो, NO3 नेगेटिव में आप देखोगे वहां पर आपको मिल जाएंगे 3। तो यहाँ पर देखिए दो एटम हमने ले लिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, यहाँ पर कितने हैं, दो, और यहाँ पर कितना है, एक है, तो टोटल 2 + 1 3। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं NO2 नेगेटिव के, 2, तो यहाँ पर 1.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। NO2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1.5। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊं, बहुत सिंपल तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए दो एटम के बीच में हमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखना पड़ते हैं, ये मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बताई। तो यहाँ पर ये दो एटम हमने ले लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, राइट। अब ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर भी शिफ्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड जो है वो इधर भी शिफ्ट हो रहा है और इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब एक जो पाई बॉन्ड है ये वाला, ये घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। देखिए और अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपको। हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये पूरा मॉलिक्यूल ले लिया हमने, कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उठा लिया। अब यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसके दो एटम ले लिए मैम, ठीक है। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ये एक सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ये भी एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये वाला जो नीचे वाला है, रेड से साइन कर रही हूँ, ये वाला जो है पाई, आपको पता है अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, वो इधर से इधर जा रहा है, ठीक है।
तो ये एक रेड वाला पाई बॉन्ड सिर्फ एक बॉन्ड दोनों तरफ रह रहा है, देखो एक यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है ये पाई बॉन्ड, तो मतलब आधा आधा शिफ्ट हो रहा है। तो मतलब इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने होंगे, एक तो ये इसका कोवेलेंट बॉन्ड है पूरा, और जो पाई बॉन्ड आधा इधर शिफ्ट है और आधा इधर शिफ्ट है, मतलब 1.5, तो 1.5 आया। ऐसे भी आप देख सकते हो सिंपल तरीके से। आगे मैं आपको और मॉलिक्यूल्स बताऊंगी और क्लियर हो जाएगा। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ, NO2 नेगेटिव हमने मॉलिक्यूल लिया, इसमें जब आप फॉर्मूले से वैल्यू निकालोगे तो 3 बॉन्ड्स आएंगे और 6 लॉन पेयर आएंगे। हमने स्ट्रक्चर बना लिया, सारे आइटम को ऐसे देखा कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लॉन पेयर हमने इस तरह से अरेंज कर दिए, और नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड है, और नाइट्रोजन आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन की कंपेयर में, इसलिए क्या है, सेंट्रल एटम है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर, उसके बाद हमने फॉर्मल चार्ज निकाला। फॉर्मल चार्ज जब निकालोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर 0 नाइट्रोजन पे और ऑक्सीजन पे भी 0 आएगा। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उससे आप फॉर्मल चार्ज निकाल लोगे। यहाँ पर ये ऑक्सीजन फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसके अकॉर्डिंग है ना, आइडेंटिकल लेंगे। यहाँ पर 2 बॉन्ड से अटैच है और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है। अगर आइडेंटिकल होते, सिंगल बॉन्ड से अटैच होता ये भी ऑक्सीजन, तो सेम निकल के आता फॉर्मल चार्ज। अब देखिए यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर 2 है। रेजोनेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। रेजोनेंस की कंडीशन है, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो आपने देखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई भी एक उठा लो, उसमें से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ये एक बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड है। अब यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है वो कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, मतलब आधा आधा दोनों के पास है, आधा आधा ये दोनों के पास है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.5। ऐसे निकाल सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, NO2 नेगेटिव। अब आपको एक बात और याद रखनी है, जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे तो आपसे वो बॉन्ड लेंथ भी पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंटली जब आप बॉन्ड लेंथ निकालते हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाली जाती है, लेकिन हमें क्या करना है, थ्योरेटिकल निकालना है। आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल निकालना है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आप बॉन्ड ऑर्डर से देखोगे। कैसे देखोगे वो देखो, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ रहा है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में ज्यादा आ रहे हैं, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा एटम्स के अंदर, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। भाई कोई भी चीज किसी में भी अट्रैक्शन ज्यादा है तो नजदीकी है ना, नजदीकी ज्यादा है, नजदीकी ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी दूरी कम होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं, लुईस स्ट्रक्चर में NO3 नेगेटिव। अब यहाँ पर NO3 नेगेटिव है तो आप कैसे देखोगे NO3 नेगेटिव को, यहाँ पर जब आप N1 N2 N3 N4 की वैल्यू निकालोगे तो आपको नंबर ऑफ बॉन्ड कितने मिलेंगे NO3 नेगेटिव में, यहाँ पर 4 बॉन्ड मिलेंगे। मैंने ये सब पीपीटी बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना, इजीली समझते चले जाओ। एक एक बात बता रही हूँ और रिपीट कर रही हूँ बार बार। बच्चे बहुत घबराते हैं, ये समझ में नहीं आता कैसे बॉन्ड ऑर्डर, कैसे बॉन्ड लेंथ निकलता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ देगा एग्जाम में। और लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए नहीं होना चाहिए बता दीजिए। नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से है, अलग से नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन मत ऐड करने लग जाता है, ये पॉजिटिव का घटाने लग जाओ, आगे और क्लियर होगा। यहाँ पर बॉन्ड्स कितने होंगे NO3 नेगेटिव में, 4 बॉन्ड्स आएंगे, और NO3 नेगेटिव में लॉन पेयर कितने आएंगे, यहाँ पर 8 लॉन पेयर्स आएंगे आपके। अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, अब क्या करना है, 4 बॉन्ड है और 3 ऑक्सीजन है, 2। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब फॉर्मल चार्ज निकालोगे, फॉर्मल चार्ज जब आप निकालोगे तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है। फॉर्मल चार्ज जब आप निकालोगे तो कैसे आएगा, यहाँ पर देखो, लॉन पेयर भी तो लिखनी है अभी, लॉन पेयर बना देते हैं। 8 लॉन पेयर है, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ पर तो अब इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर भी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। कितने लॉन पेयर हुए, 8, 8 लॉन पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉन पेयर। अब फॉर्मल चार्ज से आपको आइडिया लगेगा कि किसी भी एटम के पास क्या चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, उसका चार्ज क्या है, NO3 नेगेटिव है। फॉर्मल चार्ज जब आप निकालोगे तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये सेकेंड ऑक्सीजन और ये थर्ड ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जब आप चार्ज निकालोगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज, क्या आएगा, प्लस चार्ज। फर्स्ट ऑक्सीजन पे आएगा 0 चार्ज, सेकंड जो ऑक्सीजन है उसके पास आएगा, यहाँ पर ये 0 आएगा, यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर भी माइनस चार्ज। फॉर्मल चार्ज आप निकालोगे, मैं हर बार नहीं निकालूंगी, राइट। आप निकालोगे तब आपको ये पता चलेगा, नाइट्रोजन का निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव चार्ज आएगा। और लॉन पेयर से क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे हर एक एटम का। तो लॉन पेयर 8 लॉन पेयर यहाँ पर मिल गए आपको। N1 N2 N3 N4 से बॉन्ड्स और लॉन पेयर की वैल्यू निकल के आई, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स और लॉन पेयर, राइट। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर और बन सकता है, देखो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ए और बी, जब आप इसको हटाओगे तो यहाँ पर क्या होता है, जिस तरफ एरो होता है उस तरफ क्या होता है, आगे मैं आपको और समझाऊंगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड कैसे हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तरफ जिधर एरो बन रहा है उधर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ए अपने लॉन पेयर देता है बी को, ए अपने लॉन पेयर देता है किसको, बी को, सेकेंड और राइट हैंड। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दूसरे स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, जिधर नेगेटिव है उधर एरो बनेगा, हेड बनेगा एरो का, इधर टेल बन रही है पॉजिटिव पर और नेगेटिव, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरे स्ट्रक्चर ये आएगा। और लॉन पेयर आपको वैसे ही रख देने, कोई दिक्कत नहीं, राइट। जैसे 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2, ये दूसरे स्ट्रक्चर बन गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अगर लुईस स्ट्रक्चर है, प्लस माइनस आपको दिया है, तो आप दूसरे स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला दूसरा स्ट्रक्चर आपको मिल गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों आ रहा है ये मैंने आपको बता दिया, अभी और एक्सप्लेन करूंगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग से टॉपिक है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बनेंगे। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेटिंग, 3 बनेंगे। देखिए यहाँ पर वो क्या रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से लिया उठाया है, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और डबल बॉन्ड हो गए, ये वाला सेम स्ट्रक्चर है, ये उठा लिया है। अब यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब नेगेटिव यहाँ शिफ्ट करोगे, पाई इधर शिफ्ट करोगे, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। अब फिर से अगर आप चेंज करना चाहोगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा।
तो ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन गया। देखो यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे करोगे तो यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा सेट। यहाँ पर ले लो, ये ऑक्सीजन इधर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इन तीनों स्ट्रक्चर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों स्ट्रक्चर से आपको थोड़ा रेजोनेंस का आइडिया होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब आप रेजोनेंस पढ़ते हैं और मैंने पढ़ा भी दिया है। अगर आपको रेजोनेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेजोनेंस में इसी चैनल पे आपको लेक्चर मिलेंगे। होना कुछ नहीं है, करते क्या है, निगेटिव से डबल बॉन्ड बन रहा है और डबल बॉन्ड नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो तीनों में ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो 3 स्ट्रक्चर आ रहे हैं निकल कर, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर अब ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। अब देखिए यहाँ पर जो 2 नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है, ये 3 ऑक्सीजन पे डिवाइड है। तो 2 3 पे डिवाइड है तो एक पे कितना होगा, -2/3। 2 3 पे डिवाइड है, 2 नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो एक पर कितना होगा, 3 से डिवाइड दे दो, -2/3 चार्ज सब ऑक्सीजन पे आएगा। अब ये पाई बॉन्ड भी तो घूम रहा है, कभी इधर है, कभी इस साइड है, कभी इधर है, ये पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर इस तरह से डॉटेड लाइन से हमने बना दिया है। ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है जो रियल स्ट्रक्चर है। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO3 नेगेटिव कैसे निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला है, इससे आप निकाल सकते हो बहुत आराम से। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो ये 2 एटम ले लिए जाते हैं, यहाँ पर कितने बॉन्ड है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर 1 है, टोटल 4 हो गए बॉन्ड। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 3 है। तो निकल के कितने आए, 1.33। बॉन्ड ऑर्डर ये निकल के आएगा 1.33। डायरेक्ट भी आपको निकालना आना चाहिए, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे डायरेक्ट, वो देखो ये पूरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हर एक के पास एक एक अपना बॉन्ड है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 2 एटम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हर एक एटम के बीच में अपना अपना एक एक बॉन्ड है। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये तीनों के पास शिफ्ट हो रहा है, मतलब एक के पास कितना आया, 0.33, 1/3। ये पाई बॉन्ड तीनों के पास जा रहा है, इस मॉलिक्यूल में तीनों के पास जा रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटम के बीच में। तो एक के पास कितना है, 1/3, मतलब 0.33। एक तो अपना था ही, एक तो ये अपना है ही, ये वाला सबके पास अपना एक एक है। बट ये जो पाई बॉन्ड है ये सबकी तरफ जा रहा है, इधर भी आ रहा है, देखो यहाँ पर इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, सबकी तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 0.33। तो यहाँ पर ये 0.33 कैसे, 1/3। एक 3 जगह घूम रहा है तो 1/3। पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे 0.33, तो 1 प्लस 0.33 तो कितना निकल के आया, 1.33। तो हमने अपने सिंपल मेथड से भी कर दी। हर बार हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट भी सोच सकते हो। इसका अपना एक बॉन्ड है और ये 5 बॉन्ड 3 जगह शिफ्ट हो रहा है, तो 1/3, 1 प्लस 1/3 4/3, मतलब 1.33 बॉन्ड ऑर्डर। तरीका दोनों तरीके से बता रही हूँ, है ना, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ NO2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव में जब आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव में NO के बीच, 2 एटम के बीच में तो बॉन्ड ऑर्डर निकाला था। अब उसी की बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करनी है। तो कैसे कंपेयर करोगे, NO2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 था और यहाँ पर NO3 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.33। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम है। तो यहाँ पर NO2 नेगेटिव की बॉन्ड लेंथ NO के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी, किससे, NO3 नेगेटिव से। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। क्लियर हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल बॉन्ड बिटवीन NO इन NO3 नेगेटिव आर।
अब ये पूछ रहा है कि NO3 नेगेटिव में जितनी भी बॉन्ड लेंथ है, जितनी भी बॉन्ड लेंथ है NO के बीच की, देखो NO के बीच की यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है NO3 नेगेटिव में, ये पूछ रहा है वो कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी या आइडेंटिकल होंगी। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। जब भी रेजोनेंस फिनोमेना होता है तो यहाँ पर जितनी भी बॉन्ड है, यहाँ पर ये जितनी भी एनओ के बीच में बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ सेम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम ही नजर आ रही है आपको, इसमें 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 सब में सेम नजर आ रही है। सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम निकल कर आ रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीनों का। तो तीनों में रेजोनेंस है। रेजोनेंस जब भी होता है तो बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होती है, तीनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आइडेंटिकल। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा डायरेक्ट, चाहे नीट वाले बच्चे हो या जेई वाले बच्चे हो, इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपसे रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो पूछ लेगा, ये आपको पता होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको आइडिया होना चाहिए ना, और डायरेक्ट ट्रिक भी बता दी है मैंने आपको, बॉन्ड ऑर्डर को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक आइडिया तो होना चाहिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही हमें बॉन्ड ऑर्डर पता चल रहा है। और यहाँ पर ये आइडेंटिकल है, रेजोनेंस हो रहा है NO3 नेगेटिव के बीच में, इसलिए सारे NO की बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट लुईस स्ट्रक्चर आपसे बनवाने को नहीं बोलेगा वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा। अब देखिए, डायरेक्ट स्ट्रक्चर अगर आप याद रखें तो अच्छी बात है, वरना लुईस स्ट्रक्चर से भी आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा, याद तो रखना पड़ेंगे, टाइम बचेगा, वरना N1 N2 N3 N4 एग्जाम में निकालने बैठ गए तो हो गया काम, सारा टाइम चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ओजोन, ओजोन में आप कंफ्यूज होते हो, O3 मॉलिक्यूल है, ये ओजोन है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड कितने निकल के आएंगे और नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने निकल के आएंगे, ये आप N1 N2 N3 N4 से निकालोगे। मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, हर बार निकालूंगी नहीं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 3 है, 3 बॉन्ड्स है, और लॉन पेयर कितने हैं, यहाँ पर देखो 6 लॉन पेयर है। स्ट्रक्चर बनाते हैं ओजोन का, 3 बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि सब O3 ये ऑक्सीजन है ना, एटम है, तो कोई भी सेंट्रल एटम हो सकता है। ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है बीच में, 6 लॉन पेयर है। यहाँ पर देखिए 6 लॉन पेयर, सबके पास, सब एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन कर दो। यहाँ पर अब यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आप निकालोगे, जो फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो यहाँ पर देखिए, फॉर्मल चार्ज जब आप निकालोगे तो यहाँ पर निकाल लोगे आराम से। तो यहाँ पर चलिए निकाल लेते हैं, फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। देखिए फॉर्मल चार्ज फर्स्ट ऑक्सीजन पे निकालते हैं हम, इस पे निकालते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर निकल के आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की 6 होती है, और फर्स्ट पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी है, 1 2 3 4, 4/2 माइनस। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 शेयर्ड है तो अनशेयर्ड 8 - 4। तो देखिए यहाँ पर 0 निकल के आएगा, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज 0 निकल के आएगा, वो फर्स्ट है, ऑक्सीजन फर्स्ट है। ऑक्सीजन सेकंड, देखिए यहाँ पर फॉर्मल चार्ज क्या निकल के आएगा सेकंड वाले पे, 6 माइनस। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 6 है, 6/2 माइनस। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 - 6 2। तो यहाँ पर ये 3 है, तो यहाँ पर -1 निकल के आया, +1 है, +1 निकल के आया यहाँ, राइट। अब देखिए ये ऑक्सीजन है O3, थर्ड वाला ऑक्सीजन देखिए 6 माइनस, यहाँ पर 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 बॉन्ड बना रहे हैं, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट बॉन्ड भी लिख सकते हो आप, 2 से डिवाइड मत देना था।
तो यहाँ पर 2/2 माइनस, अब यहाँ पर 8 माइनस 2 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये -1, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर ये माइनस, ये निकल कर आया फॉर्मल चार्ज। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए O3 मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल चार्ज मॉलिक्यूल पर 0 हो गया। अगर ये प्लस है, यहाँ पर ये 0 है ये प्लस है, तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है एक नेगेटिव होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो मॉलिक्यूल ओवरऑल मॉलिक्यूल को जो नेट चार्ज है वो 0 आएगा, एक प्लस एक माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट चार्ज मॉलिक्यूल पर 0 निकल के। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मल चार्ज मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाओगे, प्लस माइनस हटा के यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और लॉन पेयर सेम वैसे होंगे यहाँ पे ये, और ये शो हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है दो लॉन पेयर, मतलब सॉरी दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक लॉन पेयर दे रहा है, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4, और यहाँ पर टोटल सबके सब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको शो करा दिया, हो गया। तो यहाँ पर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर होगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर, दोनों ही सही है, ये हो सकता है और ये वाला होगा। अब यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों आएंगे, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये एक दूसरे पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी आएगा यहाँ पर भी आएगा, और हो क्या रहा है पाई बॉन्ड भी शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकलते हैं। देखिए यहाँ पर नेगेटिव इधर शिफ्ट हो रहा है और पाई इधर शिफ्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर नेगेटिव इधर शिफ्ट हुआ पाई इधर शिफ्ट हुआ, तो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग हाइब्रिड ये एक नेगेटिव चार्ज जो है, एक नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पे घूम रहा है, तो यहाँ पर -1/2 -1/2, वेरी सिंपल। और एक पाई बॉन्ड जो है वो दोनों पे घूम रही है, देखो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड घूम रहा है, तो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन से हमने शो कर दिया। अब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओजोन कितना आएगा, देखो यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए यहाँ पर ये दो एटम है, ओजोन मॉलिक्यूल में ये दो एटम है, यहाँ पर एक बॉन्ड है यहाँ पर भी एक बॉन्ड है। अब ये जो पाई बॉन्ड है कभी इधर है कभी इधर है ना, कभी इधर है, देखो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये एक पाई बॉन्ड दो जगह घूम रहा है, तो मतलब एक जगह 0.5 आधा होगा, तो 1 + 1/2, ये 1 + 0.5 1.5, ये बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया किसका, ओजोन का। आप फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, यहाँ पर देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, यहाँ दो ये और एक ये है, टोटल 3, और एक ये, टोटल कितने हुए 3/2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये 1.5 निकल के आया, ऐसे भी आप निकाल लोगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आपको पता चल गया किसका, ओजोन का 1.5 निकल के आया है। कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 एंड O3, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आता है, ऑक्सीजन के पास दो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं यहाँ पर ये, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ पर O2 के पास 2 बॉन्ड ऑर्डर है, O3 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया 1.5, तो किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का। बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी, ऑक्सीजन की। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इनवर्सली रिलेशन होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो यहाँ पर O2 की बॉन्ड लेंथ जो है ऑक्सीजन में
ओ की बॉन्ड लेंथ जो है वो आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। किसकी कंपेयर में, O3 की कंपेयर में। ये O2 है एंड ये O3। बहुत सिंपल है, अभी तक हम यही करते हुए आ रहे हैं। चलिए आगे, फिफ्थ है। फिफ्थ एग्जाम्पल है आपका एजाइड आयन। यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, एजाइड आयन में क्या होगा, कैसे होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, इसका खुद का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सब हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एजाइड आयन में क्या होगा, देखिए ये नाइट्रोजन है। आप N1 N2 N3 से नंबर ऑफ बॉन्ड्स और लॉन पेयर तो निकाल लोगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं, 4 निकल के आ रहे हैं, और लॉन पेयर निकल के आएंगे 4। 4 बॉन्ड 4 लॉन पेयर निकल कर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एजाइड आयन में नाइट्रोजन, तीनों नाइट्रोजन है, कोई भी सेंट्रल एटम बन सकता है। तो यहाँ पर ये सेंट्रल एटम बना दिए। अब यहाँ पर सबको हमने लॉन पेयर दे दिए। नाइट्रोजन के पास, ये नाइट्रोजन है, इसके पास 4 बॉन्ड है और 4 ही लॉन पेयर है। तो ऐसे अरेंज किए लॉन पेयर कि सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। आ गए। अब हमें क्या करना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। जब फॉर्मल चार्ज निकाला तो इस नाइट्रोजन पे 0 आया, इस पर +1, इस पर -2। राइट, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है। तो आप क्या कर सकते हो, एक तरीका ये भी है, यहाँ पर ये 0 है, ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस माइनस। तो यहाँ पर प्लस और माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस हट गए, एक माइनस बचा, तो यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप और ज्यादा अच्छे से अगर लॉन पेयर दिखाना चाहो तो ये लॉन पेयर इस तरफ डोनेट होते हैं, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर निकल के आया, सेम इसकी तरह है। अब यहाँ पर देखिए कौन लुईस बेस है, कौन लुईस एसिड है। लुईस बेस वो होता है जो लॉन पेयर देता है, ये लॉन पेयर देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब एक लॉन पेयर दे रहा है। ये क्या है, जो लॉन पेयर देता है वो लुईस बेस होता है, और जो लेता है वो लुईस एसिड होता है। एन नेगेटिव दे रहा है, तो ये क्या है, लुईस एसिड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा एजाइड आयन में N2 क्या है, लुईस बेस है, और N नेगेटिव क्या है, लुईस एसिड। N नेगेटिव। तो यहाँ पर ये एजाइड आयन है, खासतौर से जो जेई वाले बच्चे उनके लिए बहुत हेल्प कॉन्सेप्ट है। लुईस एसिड, लुईस बेस क्या है, आगे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी लुईस एसिड क्या होता है और लुईस बेस क्या होते हैं, कैसे आप पता लगाओगे, कैसे आपको पता चलेगा कि लुईस एसिड क्या है, मैं लुईस बेस हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता पाऊंगी, यहाँ पर ये एजाइड आयन आ गया है तो मैंने आपको बता दिया है, आगे जब समझाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, लुईस बेस वो होता है जो अपना लॉन पेयर देता है, और लुईस एसिड वो होता है जो लॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, लॉन पेयर लेता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव हटाकर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया लुईस स्ट्रक्चर में। तो दोनों ही स्ट्रक्चर ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर 3 बन रहे हैं। 3 कैसे बन रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव है, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर ये 5 बॉन्ड है। तो रेजोनेंस होगा, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव, इसमें भी क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन है ये रेजोनेंस की। तो यहाँ पर देखिए जो -2 है इसको ऐसे खोल के लिख दिया है, माइनस माइनस, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज 2 जगह खोल के लिख दिया है। अब यहाँ पर ये इधर शिफ्ट होगा, 5 और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर निकल के आया। यहाँ पर ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, फिर दोबारा से शिफ्ट करोगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज अब इधर शिफ्ट हो गए। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी होगी, जिस पर जो सेम चार्ज है, सेम चार्ज कौन से, नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है जो दूर होंगे। अगर सेम चार्ज है और वो दूर होते हैं, जैसे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन क्रिएट करते हैं, ये दूर होंगे तो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। और अगर डिफरेंट चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव पास होंगे तो वो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं, अट्रैक्शन लगाते हैं, तो स्टेबल होंगे।
तो यहाँ पर मोस्ट स्टेबल ये नेगेटिव चार्ज जो रिपल्शन क्रिएट कर रहा है उन्हें दूर होना चाहिए, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी इन तीनों में से। क्वेश्चन देखिए, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N3 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? अब देखो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड इधर है, ये इधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, एक इधर है एक इधर है, या फिर यहाँ पर देखो ये दो है ये भी दो है, तो यहाँ पर जब आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे डायरेक्ट निकाल लो फॉर्मूले से। फॉर्मूले से कैसे निकालोगे? ये नाइट्रोजन यहाँ पर ये तो टोटल कितने हैं? 3, 2, 5 और एक 6। सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से सबके एटम लोगे, दो एटम के बीच के जितने भी बॉन्ड है सबको ऐड कर लेना है। कितने आए? 6 निकल के आए। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है? 2। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर N3 नेगेटिव एजाइड आयन का 2 निकल के आएगा बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? और यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर दोनों तरफ दो दो है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितने होंगे यहाँ पर? 2। चलिए आगे चलते हैं। एजाइड आयन मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 है और लॉन पेयर भी 4 है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है? 3। बॉन्ड ऑर्डर 2 निकल के आता है एजाइड आयन में। कार्बन मोनोऑक्साइड इम्पोर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड देखो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का जब आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालोगे तो कितने निकल के आएंगे? यहाँ पर 3। और जब आप लॉन पेयर निकालोगे तो यहाँ पर 2 लॉन पेयर निकल कर आएंगे आपके। कैसे निकालोगे? फॉर्मूले से N1 N2 N3 N4 ऐसे। देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दो एटम है, अब सेंट्रल एटम क्या हुआ? 2 ही एटम है बस, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड बना दिए, 2 लॉन पेयर है और सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 लॉन पेयर आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो कंडीशन फुलफिल हो गई यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मल चार्ज जब आप निकालोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन के पास नेगेटिव फॉर्मल चार्ज निकल के आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव। ओवरऑल मॉलिक्यूल के पास 0 निकल के आएगा, एक अगर नेगेटिव चार्ज है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूट्रल एटम, सॉरी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आप निकाल लोगे, इतना तो हम निकाल लोगे, हर बार निकाल कर थोड़ी बताएंगे, टाइम बहुत लगेगा, फिर इतना तो कर लेना। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसको हटाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, तो नेगेटिव की तरफ हेड होता है और पॉजिटिव की तरफ टेल होता है। देखो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? सही है। अगर और अच्छे से क्लियर करना है तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो लॉन पेयर लेता है वो क्या है? लुईस एसिड, जो देता है वो लुईस बेस होता है। ये बन गया स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अभी तक हम बात करते हुए आए हैं, प्लस माइनस से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएं। अगर किसी दो एटम के बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड अटैच, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अटैच है, तो आप क्या करोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे, नेगेटिव की तरफ हेड और पॉजिटिव की तरफ टेल करोगे, एरो की, एरो बनाते हैं उसकी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए कैसे बनता है। इट्स फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग होती है, मतलब एक पूरा लोन पेयर दूसरे एटम को दे देता है, एक एटम अपना लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे रहा है, कहाँ दे रहा है? उसके वैकेंट ऑर्बिटल में। देखो यहाँ पर ये एक्स है ये वाई है, ये लोन पेयर
वाई को, एक्स अपने लॉन पेयर वाई को दे देता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। लॉन पेयर लेने के लिए भी तो जगह होना चाहिए, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब देखो कहाँ लेगा ये, वाई कहाँ लेगा, अपने वैकेंट ऑर्बिटल में, खाली जगह में। तो वैकेंट ऑर्बिटल में ये लेगा, इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। इसको आप इस तरह से शो कर सकते हो, ए ने अपना एक लॉन पेयर बी को दे दिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। या फिर आप इसको जिधर हेड है उधर नेगेटिव लगा दो, इसने लिए और जिसने दिए उस पर पॉजिटिव लगा दो, और ये जो एरो है इसको सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हो। अभी तक यही करते हुए आ रहे थे लुईस स्ट्रक्चर में। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आपको किसी भी मॉलिक्यूल में दिया है तो आप क्या करोगे, लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दोगे। हेड आप नेगेटिव चार्ज की तरफ करोगे और टेल किसकी तरफ करोगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और इस तरफ पॉजिटिव नेगेटिव को कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दोगे। अभी तक यही तो करते हुए आ रहे हैं, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आपको कोई चार्ज है ना, कोई अदर मॉलिक्यूल दिया है तो आप उसमें कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फाइंड आउट करोगे, वो आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। टाइप क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के? देखिए यहाँ पर एक सिग्मा कोऑर्डिनेट होता है और एक पाई कोऑर्डिनेट होता है। सिग्मा कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पर ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा कोऑर्डिनेट है ये वाला। अब ये पाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ पर देखो दो बॉन्ड के साथ, मतलब दो बॉन्ड के साथ अगर कोऑर्डिनेट है तो वो पाई कोऑर्डिनेट है। बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पर ए और बी है, आपको पता है ए और बी के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। बट ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये वाला सिंगल बॉन्ड दोनों ही क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन होता है कौन सा सिग्मा कोऑर्डिनेट है कौन सा पाई कोऑर्डिनेट है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये वाला क्या है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सिग्मा, राइट। और अगर किसी और के साथ है, किसी और के साथ है, सपोज ये है तीन है, किसी और के साथ है तो यहाँ पर ये पाई होगा, ये पाई होगा और ये वाला सिग्मा होगा। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये सिग्मा नहीं है, किसी और के साथ है तो वो पाई, अगर सिंगल है तो वो सिग्मा। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि मैम ये जो बॉन्ड है ये वाला ये भी तो सिग्मा हो सकता है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये सिग्मा दो पाई। अगर किसी और के साथ है तो वो पाई होगा और यहाँ पर ये सिग्मा, ये दो पाई। आपको पता है तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है दो पाई होता है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा एक और दो है, एक सिग्मा एक पाई, और तीन है एक सिग्मा दो पाई, ऐसे। तो अगर किसी और के साथ है तो वो पाई कोऑर्डिनेट है और एक सिग्मा होगा उसमें से और एक पाई होगा, तो इसलिए दो पाई और एक सिग्मा होंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया। अगर अकेला है तो वो सिग्मा कोऑर्डिनेट है, अगर किसी और के साथ है तो वो पाई कोऑर्डिनेट है। देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, देखो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल ये बन सकता है। सेम स्ट्रक्चर है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेम स्ट्रक्चर है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्मा कोऑर्डिनेट है और ये वाला पाई कोऑर्डिनेट है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। होता क्या है, लुईस स्ट्रक्चर में आपको प्लस माइनस है, प्लस माइनस दिया होता है। लुईस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप नंबर ऑफ बॉन्ड बनाते हो, फिर लॉन पेयर निकाल लेते हो। फॉर्मल चार्ट से आपको प्लस माइनस का आइडिया लग जाता है, अगर प्लस माइनस है उसके अकॉर्डिंग आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो। लुईस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें आपको प्लस और माइनस नहीं दिया गया और आपसे पूछा गया कि इस मॉलिक्यूल में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, तब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो देखिए यहाँ पर HF मैजिक है, हिरक मैजिक।
ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एग्जांपल दे दिए हैं। इसमें आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड फाइंड आउट करना है। BF4 नेगेटिव है, BH4 नेगेटिव है, AlCl4 नेगेटिव है, PCl4 पॉजिटिव। ये सारे मॉलिक्यूल्स आपको दे दिए हैं। अब यहाँ पर देखो HF मैचिंग आप क्या लगाओगे। मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। अगर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो आप क्या करोगे। अगर मॉलिक्यूल औकात के बाहर बॉन्ड बनाता है, मतलब जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी कैपेसिटी है, औकात वही तो होती है जो उसकी कैपेसिटी है, उसके बाहर बॉन्ड बनाता है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इन लुईस स्ट्रक्चर औकात के अंदर बॉन्ड होते हैं, तब यूज उससे प्लस नेगेटिव से, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से देख लो। पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, राइट। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता तो क्या करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल में अगर औकात के बाहर बॉन्ड बनाता है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जैसे कोई भी एटम 3 बॉन्ड बना सकता है, वो 4 बॉन्ड बना रहा है तो एक कोऑर्डिनेट हुआ। अगर कोई एटम 5 बॉन्ड बना सकता है और वो एक और बना रहा है ना, 6 बॉन्ड बना रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये एग्जांपल्स हैं, इन्हें देख लो। जब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता किसी भी मॉलिक्यूल में तब देखते हैं। अगर औकात के अंदर बॉन्ड बना रहा है तो कोई बात ही नहीं है, तो सब कोवेलेंट बॉन्ड होंगे या पाई बॉन्ड होंगे। और सिग्मा या पाई बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। औकात के बाहर अगर बॉन्ड बन रहे हैं तो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। देखिए यहाँ पर कोवेलेंसी, मैंने आपको कोवेलेंसी का कॉन्सेप्ट बताया था। कोवेलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड बनाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें क्या बता रहा था, बॉन्ड फॉर्मेशन को बता रहा था। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मॉलिक्यूल उतने बॉन्ड बनाएगा। जैसे CH4 है, CH4 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 निकल कर आ रहे थे तो 4 बॉन्ड बना रहा था। CH4 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा था। ये हमने कोवेलेंसी में खूब अच्छे से मैंने आपको समझाया है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, उतने ही बॉन्ड बनाएगा वो एटम। बेरिलियम देखिए यहाँ पर, बेरिलियम में ये कोवेलेंसी 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बोरॉन में 3 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। बोरॉन में 3 बॉन्ड बनाएगा। एल्युमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। बैगन, आलू, गाजर, इंथैला एक ही फैमिली के मेंबर है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास 3 है ना, क्यों 3 है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होते हैं। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको क्या बताते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन। जब भी कोवेलेंसी की बात आएगी तो नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा, उतनी ही नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट आप रिलेशन नहीं लगाओगे कोवेलेंसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। एक आइडिया ले लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। जैसे यहाँ पर बोरॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। एल्यूमिनियम 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बना रहा है। बट नाइट्रोजन में तो फंस गए, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या 5 बॉन्ड बनाएगा, नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सिंपल सा आइडिया दे रहे हैं, लेकिन असल में जो वैलेंसी है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता रहा है और उतने ही बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन के पास आपको पता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, 2d ऑर्बिटल नहीं होता सेकंड पीरियड के मेंबर के पास। डी ऑर्बिटल नहीं होता, 2d ऑर्बिटल एब्सेंस होता है ना। तो एक्साइट इलेक्ट्रॉन को वो कर नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन नहीं कर पाता, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 रह जाते हैं। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जितने, उतने ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उतने ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड नाइट्रोजन में 3 बनेंगे तो कोवेलेंसी कितनी हुई, 3। फास्फोरस देखो 3 और 5, ये दो यहाँ पर ये कोवेलेंसी शो करता है। 3 बॉन्ड भी बना सकता है फास्फोरस, 5 भी बॉन्ड बना सकता है। थर्ड पीरियड का मेंबर है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सेकंड पीरियड को छोड़कर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सबके पास डी ऑर्बिटल होते हैं। 3d 4d 5d सबके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास प्रॉब्लम थी, इसके पास वैकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं था। इसी तरह यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, इसके पास भी वैकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं है।
क्लोरीन के पास भी वैकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं है, क्यों? सेकेंड पीरियड के मेंबर है, 2d ऑर्बिटल ही नहीं है इनके पास, 2d पॉसिबल ही नहीं है ऑर्बिटल जो होगा, तो यहाँ पर ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाते, तो इसलिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको कोवैलेंसी बता दी है। बहुत से बच्चे कोवैलेंसी को नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेट करेंगे, तो अगर आप रिलेट कर रहे हो तो कहीं तो आपका आंसर सही आ रहा है, जैसे बोरॉन है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, उसमें सही आ रहा है, बेरिलियम में भी ठीक आएगा, लेकिन आगे जाके सेकंड पीरियड में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उनके पास वैकेंट 2d ऑर्बिट है। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, यहाँ पर आपको इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, और अगर ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पा रहा तो क्यों नहीं बना पा रहा, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नहीं बना पा रहा, अपने कोवैलेंसी को वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहा, राइट। तो यहाँ पर आइडिया लग गया कि कितने बॉन्ड बना सकता है कोई भी एटम। अगर ये अपनी औकात से बाहर बॉन्ड बना रहा है, सपोज यहाँ पर बोरॉन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, अगर वो 4 बॉन्ड बना रहा है तो जो चौथा बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, औकात से बाहर बॉन्ड बना रहा है तो चौथा बॉन्ड क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे और कैसे होंगे, क्यों होंगे, कोई मॉलिक्यूल है देखकर ही समझ जाओगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये BeCl2-2, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आपको दिया है, यहाँ पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बेरिलियम मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है बेरिलियम। तो यहाँ पर अगर वो 4 बना रहा है, 4 बना रहा है तो 2 जो बॉन्ड होंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे, यहाँ पर 2 होंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर किसके पास BeCl2-2 के पास, अब देखिए H3O पॉजिटिव ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कोवैलेंसी हमें पता चल चुकी है, ये मैंने आपको आगे वाले फर्स्ट लेक्चर में समझाया है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बता दिया कोवैलेंसी। यहाँ पर देखो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो थर्ड कौन सा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे, 1, इतना तो आप समझ गए, यहाँ पर 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर बोरॉन है, बोरॉन के पास कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये 4 बॉन्ड बना रहा है, BF4 नेगेटिव, तो ये जो चौथा बॉन्ड है इसके पास वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 होगा। BH4 यहाँ पर भी बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है नेगेटिव, हाइड्रोजन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन होता है, और नेगेटिव चार्ज मतलब इसने दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, ठीक है, ऐसे एक लॉन पे बोरॉन को दे रहा है, अभी तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पर AlCl4 नेगेटिव, यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एल्युमिनियम बोरॉन की तरह ही होता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 बना रहा है, तो एक क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर Cl अपना एक लॉन पेयर एल्युमिनियम को दे रहा है, और आपको पता होना चाहिए लॉन पेयर दे रहा है तो बोरॉन है, एल्युमिनियम, इनके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, ये तो नहीं होता, बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल, एल्युमिनियम के पास आपको d ऑर्बिटल मिलेगा, थर्ड पीरियड का मेंबर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सबके पास d ऑर्बिटल्स होते हैं। अब PCl4 पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए फास्फोरस 3 बॉन्ड बना सकता है या फिर 5 बॉन्ड बना सकता है ना, 3 बनाएगा या फिर 5 बनाएगा, लेकिन यहाँ पर कितने बना रहा है, 4 बना रहा है, तो 3 बना सकता है, एक एक्स्ट्रा बना रहा है, बीच का बना रहा है ना, एक ज्यादा बना रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पर Cl पॉजिटिव के पास,
फास्फोरस अपना लॉन पेयर दे रहा है क्लोरीन को, Cl पॉजिटिव को, तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ देखो फास्फोरस 3 बनाएगा या 5 बनाएगा, यहाँ पर 4 बना रहा है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर 6 बना रहा है तो यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप ये नहीं सोचोगे कि मैम फास्फोरस तो 5 बना सकता है तो यहाँ पर ये 4 बना रहा है, ऐसे नहीं सोचोगे, एक कम सोचना है ना, 3 बना सकता है या 5 बना सकता है। यहाँ पर 3 के बारे में सोचना है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर 5 के बारे में सोचना है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, अगर 6 बना रहा है तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर H प्लस को दे रहा है, H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एटम के पास उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन को दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे, तो यहाँ पर ये लॉन पेयर ले रहा है, तो यहाँ पर 1s ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन के पास, उसके पास आ जाएगा सेकेंड ऑर्बिटल यहाँ पर। तो NH4 पॉजिटिव यहाँ पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पर 4 बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। चलिए अब बात कर लेते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की। हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, होता ये है कि लुईस स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है ना। 8 इलेक्ट्रॉन अगर हर एटम के पास है तो वो लुईस स्ट्रक्चर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बट कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। अभी तक आपने लुईस स्ट्रक्चर में जितने भी सेंट्रल एटम देखे मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर ये लुईस स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स देख लीजिए, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। BeF2 ये मॉलिक्यूल है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। BeF2 में, BeH2 में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, BeCl2 में भी कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 क्लोरीन से ले लिए हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर BeF2, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास, सेंट्रल एटम है बेरिलियम। इसी तरह BF3, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको बेरिलियम, सॉरी बोरॉन पर। बोरॉन सेंट्रल एटम है, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर भी BBr3 में भी 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे BCl3 है, BF3 BBr3, इसी तरह Bi3 में भी 6 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन। और यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसके साथ है। अब देखिए यहाँ पर बोरॉन फैमिली का ही मेंबर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम देखिए AlF3, ये आपको नेचर में अगर मिलेगा तो ये आयनिक कंपाउंड होता है, ये हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल नहीं होता, ये क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। AlCl3, यहाँ पर एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन से अटैच है, 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एल्युमिनियम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे। AlF3 देखो आयनिक कंपाउंड है AlF3, इसलिए ये हाइपोवैलेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो यहाँ पर AlF3 इज नॉट हाइपोवैलेंट बिकॉज इट इज आयनिक कंपाउंड। यहाँ पर ये रिएक्शन है, AlF3 को जब आप ब्रेक करोगे तो Al+3 और F नेगेटिव में ये टूट जाएगा, 3F नेगेटिव। यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर ये एल्युमिनियम का आएगा। एल्युमिनियम के पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है Al+3, और यहाँ पर फ्लोरीन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो तो आउटर मोस्ट शेल ये वाली है 2 ये बाहर वाली शेल है, तो इसके पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको जरूरत ही नहीं है ना, कमी थोड़ी है, 6 इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। आउटर मोस्ट शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो फ्लोरीन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी आउटर मोस्ट शेल में कितना है 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। ऐसा नहीं है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होने के साथ ही हाइपोवैलेंट हो जाए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। क्यों है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। देखो आयंस में ब्रेक हो गया, Al+3 F नेगेटिव,
आयनिक कंपाउंड इसलिए क्योंकि इसके बीच में एल्युमिनियम और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड बनी है। ऑक्टेट कंप्लीट है। तो AlF3 आपका आयनिक कंपाउंड होने के साथ ये हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल, हाइपो मतलब होता है कम, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होना चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर। मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पर ये फास्फोरस सेंट्रल एटम है, फास्फोरस क्या कर रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है। क्या कर रहा है, ये 5 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर ये क्लोरीन 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 क्लोरीन, तो यहाँ पर 5 बॉन्ड का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये हाइपर वैलेंट हो गया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स ये मॉलिक्यूल। इसको सुपर ऑक्टेट भी कहते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। इसी तरह SF4 है, SF6 है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा निकल के आएंगे। आप देखना कितने कितने निकल कर आ रहे हैं। ये सारे मॉलिक्यूल आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम्पल है। SF4 है यहाँ पर, SF6 है, ClF3 है, राइट। तो यहाँ पर देखो ये सल्फर है 1 2, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, और यहाँ पर फ्लोरीन से अटैच है ये, तो यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर ये 12 आ जाएंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 12 इलेक्ट्रॉन्स है SF6 के पास। तो इसी तरह से आप निकालते चले जाओगे तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आएंगे सेंट्रल एटम के पास। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो लुईस स्ट्रक्चर है, उन्होंने कहा था सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये ड्रॉबैक है ना। हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल जो है वो, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये लुईस स्ट्रक्चर का अपोज कर रहे हैं, उसको उसके सपोर्ट में बात नहीं कर रहे। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं लुईस एसिड क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे लुईस बेस क्या होता है। यहाँ देखिए लुईस एसिड, लॉन पेयर एक्सेप्ट स्पीशीज आर कॉल्ड लुईस एसिड। अगर लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रही है कोई स्पीशीज तो आप उसे क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। इसके टाइप होते हैं, कैसे पहचानोगे आप लुईस एसिड को, देखिए जितने भी एस ब्लॉक मेटल कैटायन है, जैसे लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, इन सब के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। H प्लस है, इसके पास भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, जैसे 1s है, यहाँ पर ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये Na+ है, 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर 3s1 है। Na+ होता, Na होता तो ये आता, Na+ है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये चला गया, 1s2 2s2 2p6 3s, तो 3s का जो ऑर्बिटल है वो फ्री हो गया, इसमें अब ये लॉन पेयर ले लेगा, तो ये क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया Na+। इसी तरह और भी मेटल कैटायन आपको लुईस एसिड मिलेंगे। देखो एस ब्लॉक मेटल कैटायन क्या होते हैं, लुईस एसिड। H+ कैटायन भी क्या है, लुईस एसिड है। सेकंड देखिए हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल आर लुईस एसिड। जितने भी हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो क्या करेंगे, लॉन पेयर लेना चाहेंगे ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जितने भी मैंने आपको पीछे हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल बताए सब क्या है, लुईस एसिड है, एक्सेप्ट AlF3। ये क्या है, इसको जरूरत नहीं है, इसके पास तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ये आयनिक कंपाउंड है। तो हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया, जैसे BeF2 है, BCl3 है, और आगे AlCl3 है, ये सब क्या है, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है। थर्ड देखिए डी ब्लॉक मेटल कैटायन, एस ब्लॉक मेटल कैटायन, H+ कैटायन और डी ब्लॉक मेटल कैटायन, ये सब क्या है, मेटल कैटायन। एस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, H+, ये सब क्या है, लुईस एसिड। क्यों, देखो यहाँ पर डी ब्लॉक मेटल कैटायन में डी ऑर्बिटल आर एक्सेप्ट लॉन पेयर, ये डी ऑर्बिटल फ्री होते हैं, वैकेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं लॉन पेयर को। ऑल डी ऑर्बिटल, ऑल डी ब्लॉक मेटल कैटायन आर लुईस एसिड। एग्जाम्पल है Cu+2, डी ब्लॉक का है कैटायन।
कॉपर +2 है, स्कैंडियम +3 है, Ag+ है, ETC। ये सब क्या है? लुईस एसिड है। इनके पास d ऑर्बिटल होते हैं वैकेंट, उसमें लॉन पेयर ले लेते हैं। देखो यहाँ पर ये एग्जांपल है, ये रब नहीं हुआ है ना। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये इस तरह से है, Cu+2 है। यहाँ पर ये अमोनिया है, ये भी अमोनिया है, ये भी क्या है? अमोनिया है। अब यहाँ पर ये लॉन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लॉन पेयर होते हैं। यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, इसके पास भी लॉन पेयर है, ऐसे करके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो नाइट्रोजन के पास क्या लॉन पेयर है, मतलब अमोनिया क्या है? यहाँ पर लुईस बेस है, ये लॉन पेयर दे रहा है किसको? Cu+2 का। ये मेटल कैटायन है डी ब्लॉक का, तो ये क्या हुआ? लुईस एसिड हुआ, लॉन पेयर एक्सेप्ट है। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल है Ag+ क्या है? यहाँ से अमोनिया से लॉन पेयर ले रहा है, तो ये क्या है? लुईस एसिड। Cu+2 भी क्या है? लुईस एसिड है। फोर्थ देखिए, मॉलिक्यूल इन विच वैकेंट d ऑर्बिटल इज प्रेजेंट एक्ट एज अ लुईस एसिड, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। क्या करता है ये? d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। देखिए यहाँ पर पीरियड 3, 4, 5 ऑल एलिमेंट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल। सेकंड पीरियड के मेंबर के पास आपको पता है 2d ऑर्बिटल होते नहीं, d ऑर्बिटल एब्सेंट नहीं होते ना, d ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, तो वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते। सेकंड पीरियड के मेंबर के पास 2d कहाँ होता है ऑर्बिटल? तो 3, 4, 5, 6 सबके पास d ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। ये क्या करेंगे? लॉन पेयर अपने d ऑर्बिटल में ले लेंगे, तो ये क्या है? लुईस एसिड है। जैसे PCl5, इसके पास क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल है 3d, थर्ड पीरियड का मेंबर है। सिलिकॉन भी थर्ड पीरियड का मेंबर है, देखो ये थर्ड पीरियड। आयोडीन, Sb, है ना, ये सब क्या है? 4, 5 ऐसे मेंबर है ये। तो यहाँ पर देखिए सबके पास क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है? उस d ऑर्बिटल पे लॉन पेयर ले लेगा, तो ये क्या है? लुईस एसिड है। ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? लुईस एसिड। अब बात कर लेते हैं लुईस बेस की। लॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज इज कॉल्ड लुईस बेस। जो लॉन पेयर डोनेट करते हैं वो क्या है? लुईस बेस। जैसे यहाँ पर ये अमोनिया है, ये अमोनिया, ये क्या है? लुईस बेस, ये अपना लॉन पेयर डोनेट कर रहा है। देखो यहाँ पर ये अमोनिया एग्जांपल है, OH नेगेटिव क्या है? लुईस बेस है। ROH, यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर दे देगा। अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है? वो ऑक्सीजन जो है वो अपना लॉन पेयर दे देता है, तो ये क्या है? लुईस बेस है। क्लियर हो गया? तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको सब बता दिया किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे लुईस एसिड को और लुईस बेस को। लुईस बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है तो वो दे देगा। लुईस एसिड को याद रखना है, लुईस बेस से तो खैर बचे, अगर लॉन पेयर है तो वो दे देगा। यहाँ पर देखो ये नेगेटिव चार्ज के साथ, यहाँ पर ये लॉन पेयर है, ये आराम से दे देगा। ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ये लॉन पेयर आराम से दे देगा। तो ये सब क्या है? लुईस बेस है एग्जाम्पल। अब देखिए मैंने आपको पूरा लुईस कॉन्सेप्ट बताया, लुईस स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ऑक्टेट रूल पर ये क्या करता है? ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है। अब यहाँ पर कुछ लिमिटेशन आ रही है लुईस कॉन्सेप्ट की। कौन कौन सी लिमिटेशन है वो देख लीजिए। फर्स्ट है, जब भी कभी लिमिटेशन आती है, कोई भी साइंटिस्ट अपनी थ्योरी देते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस आती हैं, फिर उसके साथ दूसरी थ्योरी आती है, दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, तो इसी तरह से तो एवोल्यूशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए लिमिटेशन ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस ने अपने तौर पे बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी। वो कौन कौन सी लिमिटेशंस थी वो देख लीजिए। फर्स्ट है, लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये NO है, तो यहाँ पर NO में देखिए नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने हैं? 8, 7, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन पे वैलिड नहीं है। ऑक्टेट रूल बताया था, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इवन नंबर होता है। अब सबके पास इवन नंबर है, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में आप हर एक एटम को 8 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, जो लुईस ने दिया था।
तो उसके अकॉर्डिंग तो इवन नंबर आना चाहिए। यहाँ पर ऑड नंबर आ रहा है 15, 14 आता है या 16 आता है, यहाँ पर क्या आ रहा है 15 ऑड नंबर, तो इस पर वैलिड थोड़ी है ना, एप्लीकेबल नहीं है। NO2 देखोगे, ClO2 देखोगे, ClO3, सबके पास ऑड इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे, तो यहाँ पर इस पर वैलिड नहीं है। सेकेंड देखिए, डज नॉट एप्लीकेबल ऑन मॉलिक्यूल विच हैज टू और मोर देन टू सेंट्रल एटम। दो सेंट्रल एटम है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, अभी तक आपने पढ़ा था सिर्फ एक सेंट्रल एटम हमने देखा था। अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, अब क्या करेंगे, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर H2S2O8, H2S2O8। थर्ड देखिए, डज नॉट एप्लीकेबल ऑन हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को ये शो करता है, हर एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास आयोडीन है, यहाँ पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ देखो, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, निकाल लेना अपने आप। देखो ये IF5 है, तो आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, IF5 है, तो यहाँ पर ये 5 है, 10, 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं IF5 में। इसी तरह IF7, PCl5, यहाँ पर कितने निकल कर आ रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं, इससे 8 से ज्यादा, तो इस पर एप्लीकेबल नहीं है, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा था। फोर्थ देखो, डज नॉट टेल्स अबाउट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं देता, लुईस कॉन्सेप्ट। मतलब मैंने आपको एक मॉलिक्यूल बताया था, जैसे यहाँ पर ये ओजोन है, यहाँ पर इस तरह से अब हमें पता चल गया कि ये बेंट शेप का होता है, लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता था, ये होगा, ये होगा, इसका कोई आइडिया नहीं देता, या फिर ये होगा, है ना, या फिर ऐसे होगा, कुछ भी, मतलब कैसे भी इस तरह से होगा, कोई आइडिया नहीं देता, मतलब सबकी शेप एक जैसी बन रही है। या फिर आप ये ले लो, अमोनिया है, अब हमें पता चला है कि पिरामिडल शेप का है ना, ये, बट लुईस बताता थोड़ी है कि ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल की, ये ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो CuCl2 का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर है, या फिर ये ऐसे हो सकता है ClCl, यहाँ पर ये O ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर स्ट्रेट में ClCl हो सकता है, तो हमें ये बताता नहीं है कि ज्योमेट्री असल में होगी क्या, शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ये हमें नहीं बताता। अब हमें पता चल गया है ना, दूसरी थ्योरीज आई हैं उससे पता चल गया ज्योमेट्री और शेप के बारे में, बट लुईस कॉन्सेप्ट हमें ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताता है कि क्या ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, सिर्फ हमें बॉन्ड के बारे में बता देता है, लॉन पेयर के बारे में बता देता है, फॉर्मल चार्ज का आइडिया दे देगा, उससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे, बॉन्ड लेंथ निकाल लोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आइडिया आपको रेजोनेंस से आया है, ठीक है, तो ज्योमेट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं देता, तो ये सारे इसके क्या है, लिमिटेशंस है लुईस कॉन्सेप्ट की। तो मैंने आपको अच्छे से लुईस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, पूरा लुईस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया। इसमें हमने आपको लुईस एसिड लुईस बेस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये भी बताया है। लुईस एसिड लुईस बेस वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और आपका ये वाला आपको पता होना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है ना। और आप लिमिटेशन देख लो, ये लिमिटेशन 4 है, कोई खास प्रॉब्लम की बात नहीं है, याद रहेंगी। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है लुईस स्ट्रक्चर का, एक ही लेक्चर में मैंने आपको पूरा, है ना, लुईस स्ट्रक्चर के बारे में, जो लुईस रूल है, लुईस कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बता दिया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कैसे आप इसको निकालोगे, सिग्मा कोऑर्डिनेट क्या होता है, पाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वीबीटी की, वीबीटी है, एमओटी है, इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये लेक्चर फिनिश हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये कोहिनूर सीरीज है, कोहिनूर सीरीज में मैं आपको ऐसे ही डिटेल लेक्चर पढ़ाऊंगी जैसे मैंने आपको ये वाला लेक्चर पढ़ाया है,
बहुत अच्छे से एक एक बात समझाइए। अगर आप ठीक से लेक्चर ले रहे हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप मजे के लिए पढ़ रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता है ना। तो फिर तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स डले हुए हैं, और सीरियस मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए, चाहे नीट वाले बच्चे हो, चाहे जेई वाले बच्चे हो, या फिर 11th क्लास वाले बच्चे जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सीरीज है कोहिनूर सीरीज, इसमें A to Z क्लासेस फ्री है, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, आप डायरेक्ट आओ चैनल पर और लेक्चर लो, है ना। सारे कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से। डॉक्टर इरा फिरदौस ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करो, शेयर करो, जिन फ्रेंड्स को पता नहीं है उनको भी बताओ। ये टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, QR कोड से स्कैन कर कर भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।